हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस बुक से दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, जिसमें क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट है उसमें, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट्स और प्रोविंसेस हो उसमें, ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड होता है। तो इसी डिवीजन ऑफ पावर, इसी को बोलते था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। आगे चैप्टर में जल्द समझेंगे हम। फिलहाल आप ये जानिए कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का डेफिनेशन वो देखेंगे, इसका फीचर्स वो जानेंगे, और कितने टाइप्स के होते हैं फेडरलिज्म, ये तीन चीज स्टडी कर लेंगे तो फेडरलिज्म पूरा समझ जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है वो समझेंगे। ठीक है, तीसरा बात होगा फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो समझेंगे। और लास्ट और चौथा टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, होता है क्या है फेडरलिज्म। तो इसको थोड़ा लिंक करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि वैसे ही इस बुक में दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर नंबर 1 में हमने दो कंट्री के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो है, हम समझ रहे थे कि बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयरिंग हुआ था, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो बेल्जियम बोल सकते हैं बेल्जियम फेडरलिज्म फॉलो किया, लेकिन देखिए हुआ क्या था, बेल्जियम 1993 से फेडरलिज्म फॉलो करना स्टार्ट किया। इससे पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट हुआ करते थे, लेकिन उस रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया वो पावर। ठीक है, 1993 के बाद क्या हुआ, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको पावर दिया गया। ऐसे समझिए, ये पूरा मान लीजिए ये है बेल्जियम कंट्री। ठीक है, 1993 के पहले क्या सीन था, इसके पहले ये सीन था कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही खुद जो जितने भी स्टेट्स है या फिर प्रोविंसेस है उनको कुछ कुछ पावर दे रखा था, इन्होंने उसको दिया था। ठीक है, दिया था, इसका मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करता वो ये पावर उनसे छीन भी लेते। ये जो स्टेट्स गवर्नमेंट थे ये इसके सबऑर्डिनेट से आंसरेबल थे, समझे। लेकिन 1993 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया, इन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया। मतलब अब जो ये स्टेट्स है इनके पास जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब मन चाहे ये पावर छीन नहीं सकता है, कोई भी चेंज करना है तो दोनों का सहमति से होगा। ठीक है, ये चेंज आया, तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। असली मायने में बेल्जियम में फेडरलिज्म कब आया, 1993 के बाद आया। क्यों? क्योंकि अब दोनों का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया हुआ है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ठीक है, और पहले वह क्या था, ये उतना सही तरीके से फेडरलिज्म नहीं था। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स सबऑर्डिनेट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। बात अगर समझ रहे चढ़, तो वो बोल सकते हैं कि 1993 में क्या हुआ, बेल्जियम शिफ्ट कर गया फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो 1993 के बाद बेल्जियम फेडरल कंट्री बना। उससे पहले वो क्या था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और यही अपना मर्जी से स्टेट्स को जितना पावर देना चाहे देगा, नहीं मन किया तो नहीं देगा, और अपना मर्जी से पूरा देश चलाएगा। इसी को बोलते हैं यूनिटरी। नाम से ही समझ रहे हैं, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और फेडरल में यूजुअली दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बेल्जियम का हमने बात कर लिया, अब बात कर रही श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका अभी भी, श्रीलंका में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि ये पावर शेयरिंग नहीं किया, तो ये कंटिन्यूस टू बी यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका अभी भी यूनिटरी सिस्टम फॉलो कर रहा है, जहां पे नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। ये सब टर्म समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले या फिर नेशनल गवर्नमेंट बोले या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोले या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोले, ये चारों टर्म एक ही मान के चलेंगे अभी के लिए। ठीक है, चलिए तो आ गया अब यहाँ पे फेडरलिज्म का डेफिनेशन। फेडरलिज्म क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। ये इसका कीवर्ड, पावर इसमें शेयरिंग किया जाता है, किसमें, बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो क्या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट,
या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसको फेडरल गवर्नमेंट, या फिर नेशनल गवर्नमेंट, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट, जो भी बोल लीजिए आप। तो इन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग होता है, पावर डिवीजन होता है, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे फेडरलिज्म का, तो ये पूरा यहां से यहां तक याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक, जैसा कि एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने यहां पर देखा कि बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल में शिफ्ट किया था, इसके ऊपर फिल द ब्लैंक बनता है। वैसा ही इस स्लाइड के ऊपर भी फिल द ब्लैंक बनता है कि यूजुअली टिपिकली फेडरेशन में, एक फेडरल कंट्री में कितने होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कोई यहाँ पे लिखा है एक पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट जो ऐसे सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे जो पूरे देश पर वैलिड हो, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है। डिफेंस पूरे देश के लिए है, तो वो सब सब्जेक्ट पे डिफेंस हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये सब पूरा कंट्री पर लागू होता है। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पुलिस हो गया और फिर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाती है, ठीक है। और दोनों का ही पावर जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, सब अपना पावर इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो पावर मिल गया, कोई किसी से छीन नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अभी तक हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे, ये ईयर याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ईयर है। फेडरलिज्म का डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने यहाँ पे एक टर्म देखा था यूनिटरी और फेडरल। फेडरल का मतलब भी समझ गए, यूनिटरी का मतलब भी समझ गए। अब 2-4 डिफरेंसेस का बात कर लेते हैं। एग्जाम में दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इस आप देख सकते हैं रेड से कुछ मार्क किया हुआ है, कुछ कंट्रीज का नाम और उन कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये रेड वाले क्या दर्शा रहे हैं, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। ये वो कंट्रीज है जहां पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चाइना में फेडरलिज्म नहीं है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो लिखा हुआ है। जैसे जर्मनी यहाँ पे लिखा है तो जर्मनी में फेडरलिज्म है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फेडरलिज्म है। एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, आपको ये मैप दे दिया गया था और पूछा गया था कि क्या यूएई में फेडरलिज्म है कि नहीं है। तो चूंकि इसका नाम लिखा है यहाँ पे मार्क है रेड, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे रेड है वो, ठीक है। तो यूएई का नाम यहाँ पे लिखा है, आपको इसी से समझ जाना है कि यूएई में फेडरलिज्म है, ठीक है। जिसका नाम लिखा है वहां पे फेडरलिज्म है। आप देखिए अभी तक वर्ल्ड में टोटल कितने रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है, तो 193 टोटल कंट्रीज है, ठीक है। तो इस 193 कंट्रीज में से सिर्फ 25 कंट्रीज ही ऐसे, आप यहाँ पे अगर नाम काउंट करें तो आपको 25 नाम ही मिलेंगे। 25 देश ही ऐसे है जहां पे फेडरलिज्म है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। और ये 25 देश ऐसा है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया, रशिया, ये सब पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है फेडरलिज्म फॉलो करता है, ठीक है। इसके बारे में बता दिए क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये मैप दे देंगे और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। अब आओ इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट का डिफरेंस आप याद कर लीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। इधर लिख रहे हैं यूनिटरी और इधर लिख रहे हैं फेडरल, ठीक है। पहले तो आप समझ ही गए इसमें कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इट हैज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये पहला पॉइंट हो गया डिफरेंस का, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सबऑर्डिनेट के बारे में। सबऑर्डिनेट बोलने का मतलब है कि यूनिटरी पावर गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होता है। जो ये ऑर्डर देगा वो इसको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा आंसरेबिलिटी के बारे में। बोल सकते हैं कि यूनिटरी पावर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। ये जो भी काम करेगा इसका जवाब देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे कोई आंसरेबल नहीं है। यहाँ पे जो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ये दोनों जवाब देते हैं, लेकिन पब्लिक को जवाब देते हैं, एक दूसरे को जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लीजिए। आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और यहाँ पे तीनों डिफरेंस लिखा हुआ है। ये स्क्रीनशॉट हम लिए हैं वेबसाइट से। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है
वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल में सर्च कर दीजिए कि फेडरलिज्म क्लास 10 इंपॉर्टेंट पोर्शंस बाय सीबीएसई गाइडेंस, बाय सीबीएसई गाइडेंस जरूर लिखिएगा, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नोट्स भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक, कुछ तरीके से सर्च करना है कि फेडरलिज्म क्लास 10 नोट्स बाय सीबीएसई गाइडेंस। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिसमें हम अंडरलाइन करके रखे हुए, आप चाहे तो खुद से भी अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो ये भी हम वेबसाइट पे दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, ये आप कर लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कितने फीचर्स है फेडरलिज्म के, तो यहाँ पे 7 फीचर्स लिखे हुए, इन एक एक करके सबको समझते हैं। पहला फीचर है कि फेडरलिज्म में 2 या फिर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, इजी। दूसरा फीचर है कि दोनों जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, कि उस जुरिस्डिक्शन में वो लॉ बना सकता है, टैक्स वसूल सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। ये जुरिस्डिक्शन क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसको समझिए। जुरिस्डिक्शन मतलब ऐसा एरिया जहां पे किसी का पूरा लीगल कंट्रोल हो, वहां पे लीगल अथॉरिटी हो। अब ये एरिया क्या तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के रूप में एरिया हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये इतना जमीन है, फॉर एग्जाम्पल ये बिहार स्टेट है, तो बिहार का जहां तक बाउंड्री है वो हो गया बिहार का जुरिस्डिक्शन। इस एरिया में वो अपना जो भी लॉ बनाए, जैसे भी टैक्स वसूले। ठीक है, और या फिर ये एरिया बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, पुलिस हो गया, नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट, इरिगेशन, इकोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो इस वजह से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकता है। सारे पे नहीं बना पाएगा, कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना पाएंगे, कुछ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो बोल सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन एरिया से उस पे भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट में हमने देखा, 2 या फिर 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, सब लेवल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का, टैक्स वसूलने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो बोला गया है कि यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो डिवीजन किया हुआ है कि इसका हक इतना है, इसका हक उतना है, ये चीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कोई इसको छीन नहीं सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि अगर कोई चेंज करना भी है आपको इसी डिवीजन में, तो उसको आप अकेले चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। ये फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान प्रोविजंस है, उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप चेंज नहीं कर सकता है। उसमें दोनों ही सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट यानी सहमति मिलना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कभी लफड़ा हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है नहीं ये मेरा सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर लॉ बनाएंगे। अब ये लफड़ा सुलझाएगा अपन, तो इसके लिए कोर्ट्स होता है। ठीक है, तो जो कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, वैसे स्टेट का हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये कोर्ट जो होते हैं वो एज अ अंपायर एक्ट करते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो। ठीक है, ये तय करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 5वां फीचर। छठा फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। पावर आप कितना भी दे दीजिए, अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या वो गवर्नमेंट कुछ काम कर पाएगा, नहीं। तो इसीलिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल के पैसा कमाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल के पैसा कमाएगा। अगर कोई ऐसा टैक्स जैसे कि जीएसटी, तो उसका बंटवारा कैसे होगा, कितना पार्ट, आधा आधा पार्ट किसको किसको मिलेगा, वो सब क्लियरली स्पेसिफाइड है। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गया। ठीक है, हर बात के लिए स्टेट को इनसे पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। ठीक है, ये छठा फीचर। और 7वां फीचर है फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव के बारे में। फेडरलिज्म का हमेशा 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला तो देश का यूनिटी को मेंटेन करना और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लेना। इंडिया काफी एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। ठीक है, तो अच्छा होगा कि उनको एक अपना गवर्नमेंट मिल जाए, तो कि वो गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से उस पर्टिकुलर पब्लिक को रूल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर लेता है फेडरलिज्म, और इससे पूरा कंट्री का यूनिटी भी बना रहता है। ये हो गया 7वां फीचर। ठीक है, तो एक अच्छा फेडरलिज्म वही होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दोनों गवर्नमेंट चाहते हो कि हम दोनों मिल के पूरे देश को चलाए। ठीक है, तभी वो अच्छा फेडरलिज्म होगा। तो ये 7 फीचर फेडरलिज्म का याद कर लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आपको यही 7 लिखना है।
यहाँ पे आपको काफी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा करके आपको मेरे वेबसाइट पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस भी और नोट्स में भी, वहां से आप शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलिज्म के बारे में, कितने टाइप्स क्या होते हैं फर्टिलिज्म। तो यहाँ पे दो टाइप दिया हुआ है, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें भी वही लिखा हुआ है, इसको हम समराइज करके अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली यूनाइट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, अलग अलग स्टेट्स है पहले से ही, ठीक है, ये सभी स्टेट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ आते हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और सब मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है, सबका पावर अब एक जगह मिल गया, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और सबका अपना अपना आइडेंटिटी भी है, ठीक है, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, लेकिन सब एक साथ मिले सो सबका पावर मिल गया तो उन सबका सिक्योरिटी बढ़ गया, ठीक है। कोई भी देश इम्पैक्ट करने से पहले तो दोबारा सोचेगा कि सब काफी पावरफुल है, पावरफुल कंट्री है ये काफी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेट्स मिलके फेडरलिज्म यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सब स्टेट्स एक साथ आए और फिर फेडरलिज्म बना दिए, इसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहेंगे। तो इससे एग्जांपल है जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस रूट के तहत मतलब फेडरलिज्म, फेडरल कंट्री बने हैं, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रखे थे इसको शॉर्ट फॉर्म में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली यूनाइट, यहाँ पर लिखा है ऑन देयर ओन, कम टुगेदर ऑन देयर ओन, ठीक है, एक साथ आते हैं अपने मर्जी से फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या था, सबको, सभी स्टेट्स को क्या बेनिफिट मिल रहा था, इनका सिक्योरिटी बढ़ पा रहा था, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप सिंपली ये भी तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और 2 फीचर है इसका, पहला और दूसरा। पहला फीचर ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं जब मिलकर ये फेडरल कंट्री बनाए हुए हैं, इन सभी स्टेट्स का पावर इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास ज्यादा पावर होता है कंपेयर टू फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पूरे कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट होगा उसके मुकाबले स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है। तो ये 2 फीचर आप याद रखें इनका। आवाज है ये दूसरा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे। इसमें क्या है कि एक बड़ा कंट्री पहले से होता है, वो कंट्री खुद डिसाइड करता है कि सभी जो जितने भी स्टेट्स है या फिर प्रोविंसेस है उनको पावर मिल जाए। तो अ लार्ज स्टेट डिसेंट्रलाइजेस पावर टू रीजनल यूनिट, वो खुद ही पावर यूनिट सबको बांट देता है, ठीक है। ये ना, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब ऐसे कंट्रीज है जो इस रूट के तहत फेडरल कंट्री बने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका भी 2 फीचर है। पहला फीचर ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पहला फीचर हो गया। और दूसरा फीचर ये कि इसमें ऊपर में क्या दिखाता है, सभी स्टेट्स का इक्वल पावर था, इसमें सभी स्टेट्स का इक्वल पावर नहीं होता है। कोई कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल पावर्स भी दिए जाते हैं, आगे जानेंगे हम, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो एग्जाम में दोनों का फीचर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तब अच्छा से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। बस 3 चीज चाहिए, एक डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा में फीचर्स, ये 2 फीचर्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 3 चीज तैयार करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक खत्म हो गया।